गोल्ड, आई वॉन्ट टू नाउ स्टार्ट इन्वेस्टिंग इन गोल्ड वेरी सीरियसली। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं इक्विटी छोड़ूं, मेरे पोर्टफोलियो का भी इक्विटी मेजर स्टेक ही रहने वाला है हमेशा की तरह, बट गोल्ड का जो परसेंटाइल स्टेक है माई इक्विटी, आई वॉन्ट टू स्टार्ट इंक्रीजिंग दैट। क्यों बढ़ता है गोल्ड? जब एक वर्ल्ड डिसऑर्डर होता है, जब जियोपॉलिटिकल टेंशन होती हैं। आज मैं आपको सब बताऊंगा कि क्यों मैं इन्वेस्ट करना चाह रहा हूं, क्या रीजंस हैं, क्या रिसर्च है, क्या डेटा है, सब कुछ बताऊंगा। बट ये नहीं बताऊंगा कि आपको क्या करना है, बिकॉज ये आपको खुद की रिसर्च के बाद खुद डिसाइड करना है वेदर यू वांट टू इन्वेस्ट इन गोल्ड और नॉट। और अगर आप मुझसे अग्री करते हो मेरी एनालिसिस से या डिसएग्री करते हो, इट्स कंप्लीटली फाइन। फील फ्री टू कमेंट इन द कमेंट बॉक्स। वीडियो शुरू करते हैं। अब किसी भी चीज की प्राइस ऊपर नीचे क्यों जाती है? अल्टीमेटली ना आप देखोगे सर, इट विल स्टेम डाउन टू डिमांड एंड सप्लाई। अगर डिमांड बहुत ज्यादा है एंड सप्लाई कम है तो प्राइस उतनी ही इंक्रीज करती है। बेसिक लॉजिक, बेसिक इकोनॉमिक्स। गोल्ड के केस में भी यही हो रहा है और आजकल तो आप देखोगे गोल्ड ऑल टाइम हाई के पास है, बिकॉज ऑफ विच इतने सारे आर्टिकल्स भी आ रहे हैं, गोल्ड को लेके बहुत एक्साइटमेंट है। अब द रीजन ये क्यों हो रहा है, बिकॉज वर्ल्ड वाइड जब कंट्रीज के सेंट्रल बैंक्स गोल्ड खरीदते हैं, भारी मात्रा में गोल्ड खरीदते हैं, दैट इज द टाइम व्हेन गोल्ड की डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। जो हमने पास में देखा है, पहले रशिया यूक्रेन वॉर, गोल्ड प्राइसेस बढ़ी। उसके बाद इजराइल पैलेस्टाइन का जो पूरा कंसर्न चल रहा है, उसमें गोल्ड प्राइसेस बढ़ी। और अब जो मैं फोकस कर रहा हूं आने वाला है और जो शायद इनएविटेबल है, वो है चाइना एंड ताइवान इशू। It's National Day in Taiwan. Outside the presidential palace in Taipei, this is more than just a parade. It's a show of defiance against an existential threat. China's military has just mounted its biggest show of force in a generation. A test run for a blockade or even invasion of Taiwan, a place China says is its own. अब जैसे आपने देखा एंड आई एम श्योर आपने सुना भी होगा, ओपनली चाइना और ताइवान के बीच में धमकियां एक्सचेंज हो रही हैं, वार्निंग्स एक्सचेंज हो रही हैं और मिलिट्री यूज केस का भी ओपनली थ्रेट दिया जा रहा है। और ये सिर्फ बातें नहीं हो रही है, ये आपको ऑन ग्राउंड भी दिखेगा। कितनी बार शी जिनपिंग की चाइना ने ताइवान के एरिया में मिलिट्री ड्रिल्स को कंडक्ट किया, और आफ्टर जब ताइवान के नए प्रेसिडेंट आए उसके बाद तो चाइना ने पूरा एक फुल स्केल अटैक सिमुलेट भी किया है ऑन ताइवान। Taiwan's president says no, and her people must be ready to fight. 台湾人民和朝野政党的最大的共识，就是捍卫主权以及我们民主自由的生活方式。这一点，我们没有妥协的空间。1,000 miles away in the Great Hall of the People in Beijing, Xi Jinping is making Chinese Communist Party history. With a third term at the top, and making his promise and his threat that one way or the other, Beijing will take control of Taiwan. 我们坚持以最大诚意，尽最大努力，争取和平统一的前景，但绝不承诺放弃使用。 अब इसको और थोड़ा डिटेल समझने के लिए ना मैं आपको एक ब्रीफ हिस्ट्री समझाना चाहता हूँ बिटवीन चाइना एंड ताइवान, सो दैट इस वीडियो में आगे बढ़ते हुए आपको उसका रेपरकशन समझ आए। अगर मैं बुक्स के हिसाब से जाऊं तो फर्स्ट सेटलर्स जो ताइवान में थे वो थे ऑस्ट्रोनेशियन ट्राइब के। इस ट्राइब के लोग देखे जाते हैं इन चाइना साउथ वेस्ट रीजन। अब चाइना की बुक्स में पहली बार ताइवान जैसे आइलैंड का मेंशन हुआ था इन AD 239। फिर कुछ टाइम के लिए ताइवान एक डच कॉलोनी बन गई थी। फिर उसके बाद चाइना की किंग डायनेस्टी ने दोबारा ताइवान को टेक ओवर कर लिया था। फिर वर्ल्ड वॉर 2 स्टार्ट हो गई थी, जहां पे जापान स्टार्टेड इन्वेडिंग चाइना एंड जापान वन ओवर ताइवान। एंड जब वर्ल्ड वॉर 2 खत्म हुई, जापान ने सरेंडर किया। ऑफ कोर्स जापान ने अपने ट्रूप सबको पीछे ले लिया था, तो ताइवान स्टार्टेड ऑपरेटिंग एज रिपब्लिक ऑफ चाइना और जिसके एलाइज थे USA एंड UK। फिर कुछ साल बाद चाइना में एक सिविल वॉर शुरू हो गई थी बिटवीन माओ जंग्स कम्युनिस्ट आर्मी एंड चिंग काई शेक्स ट्रूप्स। अब जो माओ जंग की कम्युनिस्ट आर्मी थी, दे वर एक्सट्रीमली ओवरपावरिंग, जिसकी वजह से जो चिंग काई शेक के ट्रूप्स थे विद द सपोर्टर्स ऑफ 1.5 मिलियन पीपल, दे फ्लेड टू ताइवान इन 1949। उसके बाद चिंग काई शेक की आर्मी ने चाइना पे डिक्टेटरशिप रखी, बट 1980 में जब उनका देहांत हुआ
those things started changing in Taiwan and 1996 में Taiwan became a full democracy. तो चाइना ताइवान का इशू जो आप देख रहे हो ना, ये बहुत टाइम से चलता आ रहा है और सोल्यूशन क्या होगा वो तो देखो वक्त ही बताएगा. बट एक इसमें थर्ड पार्टी घुस गई है जो एक बहुत मेजर रोल प्ले करी है और उस थर्ड पार्टी का नाम है USA. अब USA के बीजिंग से अच्छे टाइज हैं और वो रिकग्नाइज भी करते हैं चाइना की वन चाइना पॉलिसी. बट एट द सेम टाइम USA ना ताइवान के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट एलाय है, बहुत इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल सपोर्टर है. और अगर आप टेक्निकलिटीज में जाओगे ना तो जो बाइडेन ने ये बोल रखा है एंड बाय लॉ USA हैज टू हेल्प Taiwan and they have to help them in defending the country. Are you willing to get involved militarily to defend Taiwan if it comes to that? Yes, You are. that's the commitment we made. और ये जो US चाइना ताइवान के बीच में आया है ना, ये बहुत एक मेजर रीजन है जिसकी वजह से US और चाइना के जो रिलेशंस है ना वो दिन बर दिन सौर होते जा रहे हैं. एज अ मैटर ऑफ फैक्ट 2022 में नैन्सी पेलोसी जो एक US स्पीकर है, जब वो ताइवान में गई थी, China did not like it at all. 性行动导致台海局势紧张升级，美国应该也必须为此负全部的责任。你刚才提到的布林肯国务卿的有关言论，颠倒黑白，再次深刻地展现了美方的一些人的霸权的心态和强盗的逻辑，那就是我可以肆意地挑衅你。但是你不可以反对。एंड चाइना को एक वर्ल्ड वाइड स्टेटमेंट बना था, इसलिए चाइना ने भारी मात्रा में मिलिट्री एक्सरसाइजेस एग्जीक्यूट करना शुरू कर दी अराउंड ताइवान. Chinese destroyers swarm the Taiwan Strait. From the mainland, fighters are scrambled, rocket launchers are loaded. कि पूरी दुनिया को एक क्लियर मैसेज मिल जाए. और यही वो टाइम था कि जब चाइना की वॉर प्लेन इंक्लूजन्स, जो ताइवान का एयर डिफेंस आइडेंटिफिकेशन जोन है, वहां पे इंट्रूजन्स डबल हो गई सर. China launched its largest military exercises around the island in at least a year. Chinese and Taiwanese warships sailed at close quarters in the Taiwanese Strait on Sunday as unprecedented Chinese military exercises launched in reaction to a visit to Taiwan by US House Speaker Nancy Pelosi were due to end. एंड इसलिए अभी सिचुएशन बड़ी ट्रिकी है और ये बहुत डिपेंड करता है यूएस के इलेक्शंस में. अब कहा जाता है दैट इफ जो बाइडेन कम्स तो बहुत हैवी चांसेस हैं कि चाइना विल गो ऑन ताइवान एंड विल गो हार्ड ऑन ताइवान. बट बोला जा रहा है कि अगर डोनाल्ड ट्रंप कम्स तो शायद वॉर के चांसेस कम हो जाए. बट क्या होगा देखो यार, वो तो अब टाइम ही बताएगा. China has issued a new warning to the U.S. following a series of high-profile meetings aimed at lowering military tensions. Alex Hogan has the message from Beijing that comes amid military drills in the Pacific. The U.S. military is turning its attention back to the Pacific. National Security Advisor Jake Sullivan visiting Beijing on Thursday, holding rare meetings with his Chinese counterpart and President Xi Jinping. The Chinese officials issuing a new warning, telling the U.S. to stop supplying weapons and tactical support to Taiwan. It also discussed China's recent naval actions in the South China Sea, which some regional allies say is part of a broader Chinese plan to dominate the region. सर यूएस देखिए सुपर पावर है. अब जब रशिया ने भी यूक्रेन पर अटैक किया था ना, तो देखा गया था रशिया बिफोर एंड आफ्टर द वॉर दे स्टार्टेड बाइंग गोल्ड, बिकॉज एक बड़ा प्रिडिक्टेबल स्टेप है जो यूएस करता है. यूएस आपका डॉलर बैन कर देगा, आपके डॉलर रिजर्व्स को सीज कर लेगा, राइट. और वर्ल्ड ट्रेड डॉलर पे होता है तो इसलिए कंट्रीज डरी रहती हैं. रशिया ने इसका तोड़ निकाला गोल्ड का. चाइना का भी सेम सिचुएशन ही है. और अगर चाइना ताइवान पर अटैक करेगा, जो देखो मेरे हिसाब से इनएविटेबल है ही है अनफॉर्चुनेटली, जब करेगा तो गोल्ड तो उनको अपना रैंप अप करना ही पड़ेगा, डॉलर से उनको अपना सिग्निफिकेंस हटाना ही पड़ेगा. अब बात करते हैं फैक्ट्स की. इस टेबल पे आप देखिए जो चाइना का फॉरेन एक्सचेंज है, जो पेपर करेंसी है, यूएसए से 15 टाइम्स ज्यादा है सर. 15 टाइम्स. एज अ मैटर ऑफ फैक्ट चाइना इज सो कैश रिच. जो सेकंड पोजीशन में जापान आ रहा है ना, चाइना के पास जापान से ऑलमोस्ट 3 टाइम्स तक की फॉरेन करेंसी है. एक बार आप ये पॉज करिए और एक बार टेबल खुद देखिए. अब अगर आप गोल्ड का ग्राफ देखोगे तो आप देखोगे सिंस 2008 जो इतनी क्रेजी ग्रोथ हुई थी, वो ग्रोथ फिर दोबारा हुई जाके अगस्त सितंबर 2023 में. एंड इस ग्रोथ का एक बहुत मेजर रीजन अकॉर्डिंग टू सेवरल एनालिस्ट इज चाइना. और सर आप लॉजिकली देखेंगे ना, चाइना के पास फॉरेन एक्सचेंज में $3 ट्रिलियन से ज्यादा है. अगर चाइना गोल्ड
खरीदने पे उतर गया ना, गोल्ड प्राइसेस इस लेवल पे पहुंच सकती है जो शायद हम अभी इमेजिन भी ना कर पाए। अब ऑफिशियल पोजीशन की बात करते हैं। यूएस के पास 262 मिलियन आउंसेस ऑफ गोल्ड रखा हुआ है, और अगर मैं इसका रेट लेता हूं $1,930 पर आउंस। अब हाँ, अब ये इसमें डिबेट हो सकता है कि यू माइट से कि दिस इज नॉट द फेयर प्राइस ज़्यादा होनी चाहिए। और उसमें एक डिबेट ये भी है कि यूएस के पास बहुत सारा गोल्ड ना, जो 1970 में ब्रेटन वुड्स एग्रीमेंट था उसके पहले रखा था, तो उसकी भी वैल्यूएशन अलग होनी चाहिए। बट उस कॉम्प्लेक्सिटी में हमें इस वीडियो में बिल्कुल नहीं जाना है, इसको सिंपल रखना है, जो डेटा मुझे मिला उसको फॉलो करना है। तो आप देखोगे अकॉर्डिंग टू द डेटा, यूएस के पास $506 बिलियन वर्थ ऑफ गोल्ड रखा हुआ है। बाय द वे ये इतना गोल्ड है, पूरी दुनिया का 5% गोल्ड यूएस के पास है टेक्निकली। और चाइना के पास गोल्ड जो है वो है $130 बिलियन का। अब थोड़ा मैं डिटेल में जाऊंगा, आपको थोड़ा और समझ आएगा हाउ डू मॉडर्न वॉरफेयर्स हैपन। जब रशिया ने यूक्रेन पर अटैक किया तो क्या यूएस और यूरोप ने रशिया पर अटैक कर दिया? नहीं, हाँ वो डिफेंस इक्विपमेंट यूक्रेन को दे रहे थे, बट जो यूएस और यूरोप का अटैक था ना, वो था एक इकोनॉमिक अटैक कि इकोनॉमिकली उस देश को खोखला कर दो। अब थोड़ी इकोनॉमिक समझते हैं, इसका लॉजिक समझते हैं। लॉजिक ये है, जिस कंट्री से आपको प्रॉब्लम है ना, उस कंट्री की करेंसी को आप खत्म कर दो, डिवैल्यू कर दो, उसकी वैल्यू जीरो कर दो। कैसे वो होगा? अब किसी भी कंट्री की जो करेंसी होती है ना, वो तो टेक्निकली से पेपर ही है, पेपर ही तो है। तो जब वो प्रिंट हो रही है करेंसी, इट हैज टू बी बैक्ड अप बाय सम वैल्यू। तो लॉजिक क्या होता है, हर देश का सेंट्रल बैंक अपनी करेंसी को बैकअप करता है विद गोल्ड एंड विद फॉरेन एक्सचेंज। एंड फॉरेन एक्सचेंज में ज्यादातर लोग अपने साथ यूएस डॉलर रखना चाहते हैं, बिकॉज दैट इज द मोस्ट एक्सेप्टेबल इन द वर्ल्ड। अब जब रशिया पे इकोनॉमिक अटैक किया तो रशिया की करेंसी थ्रेट में क्या हो गई थी, जो उनका फॉरेन एक्सचेंज था डॉलर का, उसको कर लिया सीज। रशिया की करेंसी की वैल्यू हो गई नीचे, उनको ट्रेड में प्रॉब्लम आएगी। अब इसी सिचुएशन में अगर चाइना को अपनी करेंसी युआन को बचाना है ना, दे विल नीड टू बाय गोल्ड, एंड मोर स्पेसिफिकली अपनी डॉलर रिजर्व्स को उनको गोल्ड रिजर्व्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा। एंड इसके वजह से हो सकता है चाइना इज फोर्स्ड टू बाय गोल्ड एट 10x एंड 20x द प्राइस। एंड अकॉर्डिंग टू सेवरल एनालिस्ट ये बहुत बड़ी पॉसिबिलिटी है, बिकॉज सीइंग द स्ट्रेंथ ऑफ चाइना ना, 1 से 2 साल में चाइना अपनी गोल्ड रिजर्व यूएस की गोल्ड रिजर्व के आसपास आई खड़ा कर देगा, जिससे चाइना की करेंसी हो जाएगी सुपर स्ट्रॉन्ग। एंड सबसे डरावनी चीज यहाँ पे यही है कि चाइना कैन अफोर्ड इट। आप देख रहे हो गोल्ड की डिमांड अब किस लेवल पे बढ़ सकती है। मैं आपको और डेटा दिखाना चाहता हूँ ऑन व्हाट सेंट्रल बैंक्स वर डूइंग इन फरवरी। पीपल्स बैंक ऑफ चाइना ने 12 टन्स ऑफ गोल्ड ऐड किया है। अब उनका टोटल वैल्यू ऑफ गोल्ड हो गया है 2257 टन्स। नेशनल बैंक ऑफ कजाकिस्तान ने 6 टन्स ऑफ गोल्ड ऐड किया है इन फरवरी। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने खुद 6 टन्स ऑफ गोल्ड ऐड किया इन फरवरी। मॉनेटरी अथॉरिटी ऑफ सिंगापुर ने 2 टन्स ऑफ गोल्ड ऐड किया है। जो डिमांड है वर्ल्ड वाइड सेंट्रल बैंक से ना, वो बढ़ती जा रही है। एंड हाँ, देयर इज अ पॉसिबिलिटी दैट यू माइट सी कि गोयला क्या पता वॉर ना हो, क्या पता है चाइना ताइवान का इशू यार 20-30 साल और ऐसे खींचता रहे, भरोसा थोड़ी है, तो हम गोल्ड लेके थोड़ी बढ़ जाएंगे, प्राइस तो बढ़ेंगे नहीं। बट बात यहीं पे आती है कि जो गोल्ड की डिमांड है ना, सिर्फ चाइना ताइवान इशू से नहीं बढ़ रही है, ये बढ़ रही है ब्रिक्स की वजह से भी। ब्रिक्स मतलब ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका। इनको बोला जाता है दे आर द इमर्जिंग कंट्रीज। अब जब ब्रिक्स समिट हुआ था ना, ये देखा क्या है कि सारी की सारी ब्रिक्स वाली कंट्रीज अपनी डॉलर रिजर्व्स कम कर रही हैं और गोल्ड रिजर्व्स बढ़ा रही हैं। क्यों? यूएस की डोमिनेंस कम करने के लिए। और इन सब कंट्रीज में से लास्ट 18 मंथ्स में से जो गोल्ड की परचेज हुई है ना, वेरी हाई लेवल, मतलब ये हाई लेवल ऑफ परचेज ऑफ गोल्ड लास्ट था इन 1950। आप समझ रहे हो द चेंज। बट अगर आपको कंटेंट अच्छा लग रहा हो, मजा आ रहा है ना, तो प्लीज हिट द लाइक बटन। आई एम एमिंग फॉर एटलीस्ट 3000 लाइक्स, बिकॉज इस वीडियो को हम बहुत रिसर्च और बहुत दिल से बनाए। और अगर आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करोगे, देन आई प्रॉमिस यू क्वालिटी आपको पूरी दूंगा मैं। तो जो मैं बात करता गोल्ड की सप्लाई और डिमांड एक्सपोनेंशियल है, वो देख लिया। बट अब मैं आपको ये भी प्रूव करूंगा कि गोल्ड की सप्लाई विद टाइम और कम होती जाएगी। लेट्स गो। अब गोल्ड कहां से आता है? गोल्ड माइनिंग से आता है। And sir, gold mining is one of the most disastrous things for the environment ever known to humans. It is horrible. ये आपका environment खराब करता है, आपका जो water bodies है उनको contaminate करता है, and elements like mercury, elements like cyanide, ये सब यूज किए जाते हैं gold mining में। To give in perspective, gold mining कितना खराब है, अगर जैसा भी रिंग देख रहे हो, ठीक है, इस रिंग जितना अगर गोल्ड निकालना है तो 20 टन्स ऑफ वेस्ट जनरेट हो जाता है। गोल्ड माइनिंग से दुनिया का 0.3% कार्बन एमिशन उस पर डिपेंड करता है। एंड यू माइट थिंक कि 0.3%
ज्यादा नहीं है, बट ये 0.3% इज मोर देन पूरे यूरोप के इंट्रा एमिशंस। दैट इज हाउ हार्मफुल गोल्ड माइनिंग इज। अब गोल्ड माइनिंग हर कॉन्टिनेंट में हो चुकी है एक्सेप्ट ऑफ अंटार्कटिका, एंड होपफुली अंटार्कटिका में गोल्ड माइनिंग शुरू ना हो। एंड गोल्ड माइनिंग में सबसे ऊपर आता है चाइना, देन देयर इज ऑस्ट्रेलिया, देन रशिया, देन यूएसए, जैसे आपको दिख रहा है। बट इंडिया इज नॉट हियर बिकॉज जोग्राफिकली इंडिया पे सब कुछ है, बट गोल्ड माइंस ज्यादा नहीं है। अब गोल्ड की जो प्रोडक्शन है वो 1800 से होती आ रही है, और अगर आप एनालिस्ट और साइंटिस्ट की सुनोगे तो 86% ऑफ गोल्ड जो पूरा धरती में एग्जिस्ट करता है वो ऑलरेडी अबव द ग्राउंड आ चुका है। एंड मेजरली ये सारी माइनिंग हुई है आफ्टर 1950 एंड 2023 में 3644.4 टन्स गोल्ड को माइन किया गया था। एंड 2018 के बाद ना ये एक साल की हाईएस्ट माइनिंग है। क्लाइमेट चेंज ऑलरेडी एक इतना बड़ा कंसर्न है जिसको जियोपॉलिटिकली सारी गवर्नमेंट्स अब एक्नॉलेज करे कि हाँ ये एक रियल इशू है। तो आप खुद सोचो, इतना प्रेशर पड़ेगा तो गोल्ड माइनिंग को तो कम होना ही पड़ेगा, कोई ऑप्शन है ही नहीं इसमें। One of the most common environmental impacts of mining is water pollution. When minerals are extracted from the earth, they often release harmful chemicals and heavy metals into nearby rivers and streams, contaminating the water and harming aquatic life. Another major impact of mining is the creation of toxic waste. When minerals are processed, large amounts of waste rock and tailings are generated, which can contain harmful chemicals and heavy metals. If not properly managed, these waste products can leach into the surrounding environment, contaminating soil and groundwater. The environmental impacts of mining have led to increasing concern and activism around the world. Many people are calling for stricter regulations and more sustainable practices in the mining industry. And according to analysts, इतना गोल्ड तो above ground हो चुका है जिसमें हमारी ट्रेडिंग की नीड्स और टेक रिलेटेड नीड्स वाया गोल्ड वो सब इजीली फुलफिल हो सकती हैं। तो टेक्निकली आप देखोगे गोल्ड और माइन करने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। आपको मैं एक इंटरेस्टिंग रिपोर्ट बताता हूँ, EPA दैट इज एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी। अब ये बोलते हैं कि यूएसए में जो हार्ड रॉक माइनिंग की वजह से कंटैमिनेशन इस सेल पे हुई है कि 40% ऑफ द कंट्री रिवर्स they are contaminated, 50% of all the lakes in USA they are contaminated. And sir, this is why I feel gold will do very well in the future. जहां पे गोल्ड की डिमांड तो एक्सपोनेंशियली बढ़ी रही है, बट वहीं पे गोल्ड की सप्लाई ना अब बंद हो रही है और एक लेवल के बाद नहीं बढ़ेगी। आप मुझे बताओ, Do you think gold would be a good investment in the coming future? या फिर you think भाई stocks better है या gold में ज़्यादा रिटर्न होगा नहीं? Comment box में feel free to agree with me and disagree with me. और अगर आप सोचो कि आप sovereign gold bonds की अप्लाई करोगे तो unfortunately शायद अब वो बंद हो गए हैं। Watch this entire video. ये वीडियो ना आपको गोल्ड पे और क्लैरिटी देगी। And Chiang Kai-shek Shoops. This content is only for education purposes. We do not provide any buy or sell recommendations. Please do your own research before making an investment decision. All the companies mentioned in the content have no association with us until mentioned otherwise in the video itself.